टुडे वी विल स्टार्ट मनी सप्लाई M0, M1, M2, M3, M4 जो मनी मेजर सेग्रीगेटर्स हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बात होती है M0, M1, M2, M3, M4 की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप सब में किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा। अगर आपको कुछ भी इशू है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज़ का आंसर वहाँ ज़रूर दूंगा। लेकिन जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हो वो सारी की सारी आज के लेक्चर्स के बाद इस टॉपिक के लिए तो कम से कम ख़त्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं मनी सप्लाई। सो लेट्स टॉक अबाउट द मनी सप्लाई। व्हाट डज इट मीन बाय मनी सप्लाई? देखिए, मनी सप्लाई इज नथिंग बट द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास जितना भी पैसा सर्कुलेशन में होता है उसका टोटल स्टॉक। ठीक है, टोटल स्टॉक जो पैसे का रहेगा सर्कुलेशन में होना चाहिए, बट वो ठीक है, दैट इज मनी सप्लाई। ओके, बट कभी भी हम पब्लिक को अगर हम टर्म करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, पब्लिक को अगर हम टर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ हाउस होल्ड्स, फर्म्स, लोकल अथॉरिटीज़, कंपनीज, ये सब आते हैं। ठीक है, उसमें हम कभी भी गवर्नमेंट और बैंक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। माना बैंक के पास जो पैसा होता है वो भी पब्लिक मनी होता है, लेकिन बैंक का पूरा पैसा पब्लिक मनी नहीं होता। ठीक है, उससे जो इंटरेस्ट से जो उनकी अर्निंग होती है वो फिर बैंक का पैसा हो जाता है। इट विल बी द एसेट्स ऑफ बैंक्स। ओके, तो पब्लिक मनी डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट, CRR एंड SLR। ओके, कमर्शियल बैंक्स के पास जो SLR के उसमें होता है पैसा वो, और RBI के पास जो CRR में है पैसा, उसको कभी भी हम पब्लिक मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे बढ़े तो पब्लिक मनी में बेसिकली क्या क्या आएगा? अगर हम पब्लिक मनी के बारे में बात करें तो पब्लिक मनी के पास होगा करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स जैसे सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, मतलब वो डिपॉजिट जिनको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। आप गए बैंक में या ATM पे गए या कुछ भी है, आपको पैसा चाहिए, आपका पैसा रखा हुआ है, ठीक है, आज ये आप ले जाइए। ओके, दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट। ओके, अदर डिपॉजिट सच एज टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये तीनों चीज़ें लगभग सेम ही होती है। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, आपको बता देता हूँ। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होता है जब भी कोई ए नाम का बंदा है, बैंक के पास गया, बैंक से बोला कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए। ठीक है, मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये, मेरे करंट अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, बैंक ने इसको दे दिए, ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन अगर मान के चलो ए नाम का कोई पर्सन है, इसका बैंक के पास FD में रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, जिसकी 6 ईयर्स या 5 ईयर्स की मेच्योरिटी है, और उसने 1 साल पहले कराया, वो बैंक के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए की मैंने आपके पास FDR करवाई थी, वो मुझे पैसा दे दीजिए। हालांकि बैंक उसको दे देगा, लेकिन उसमें पिनल इंटरेस्ट काट कर देगा, उसको कहीं ना कहीं उस पर लॉस होगा, इसलिए वो पैसा उसको 5 साल बाद ही मिलेगा आफ्टर मेच्योरिटी। तो ये होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम के बाद उसको पैसा मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट मीन्स जैसे उसने डिमांड किया उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मनी हेल्ड इन पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट। देखिए, जैसे बैंक के पास सेविंग अकाउंट होते हैं, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी पब्लिक उसमें भी जमा कराती है पैसा, तो उसका पैसा वो भी मनी सप्लाई में ऐड होता है। और डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स इन अदर बैंक्स, ऑब्वियसली कि जो बैंक्स हैं वो दूसरे बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो उसको भी मनी सप्लाई में ऐड किया गया, बट एक्सेप्ट CRR। किसी अगर एक बैंक का दूसरे बैंक या RBI के पास भी पैसा है तो वो भी मनी सप्लाई में होगा, बट उसमें CRR को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनी सप्लाई मेजर्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली मनी सप्लाई मेजर्स किस तरीके से इवॉल्व हुए। ठीक है, तो देखिए 1977 तक RBI 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स के साथ काम कर रही थी, M1, M2, M3 एंड M4। उसमें रिजर्व मनी को ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद 1998 में एक कमेटी बनी, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी, जो ऑलरेडी RBI के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर एक नया मॉनेटरी एग्रीगेट्स, ठीक है, स्टार्ट किया गया, M0, M1, M2, M3, M4, जिसको अभी तक यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इनके लिक्विडिटी की बात करें, देखिए अगर अब इसकी लिक्विडिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M0, उसके बाद M1, उससे कम M2 में, उससे कम M3 में और उससे कम
M4 में, मतलब सबसे कम लिक्विड होता है M4 और सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M0। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं M0 की। इसको हम रिजर्व बेस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी पब्लिक के पास पैसा है वो, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। देखो इन सभी को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के बाद शायद आपको कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िए। करेंसी इन सर्कुलेशन, और किसी भी एक बैंक का, मान के चलिए एसबीआई ने कुछ उसके पास सरप्लस फंड था, तो पैसा कमाने के लिए पर्टिकुलर एक टाइम के लिए, मान के लिए 20 दिन के लिए उनके पास एक्सेस फंड है, तो उनको आरबीआई के पास जमा करा दिया, वहां से उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है, रिवर्स रेपो में। तो एक वो पैसा और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो देखो इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई में आते हैं आपके डिपॉजिट्स ऑफ क्वासी गवर्नमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइमरी डीलर। देखिए इस पॉइंट का मतलब होता है, मान के चलिए जैसे एनएचबी है, ठीक है, एनएचबी होने को तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बनाया है, लेकिन उसको डे टू डे बेसिस पर अपना जो ट्रांजेक्शंस करने होते हैं उसका वो पैसा रखता है आरबीआई के पास, ठीक है, तो इसका फंड भी आरबीआई के पास होता है। सेकेंड वन इज बैलेंसेज इन द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट्स। मान के चलिए इंडियन गवर्नमेंट है, जापान के साथ में हम लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम डेली बेसिस पर जो हमारा रुपीज़ है और जापान की जो करेंसी है उसके साथ में हम लोग डेली के डेली एक्सचेंज करते रहेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जापान में एक अपना अकाउंट खुलवा लिया, यहाँ पर इन्होंने एक अपना अकाउंट खोला ताकि जब इनसे हम बिजनेस करें तो हम हमारे इस फॉरेन अकाउंट से पैसा इनको दे दें। अब होने को तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यहाँ जो पैसा है मान के चलो 100 जापानी करेंसीज यहाँ रखी हुई हैं, ठीक है, तो होने को तो ये इंडिया की हैं, ठीक है, तो उसको भी हम हमारी करेंसी में ही ऐड करते हैं। तो बैलेंसेज इन द अकाउंट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स, ठीक है, ओके। और अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ। अब मान के चलिए डब्ल्यूएचओ है, इंडिया में वैक्सीन लगवानी इनको बच्चों को, ठीक है, तो इन्होंने आरबीआई के पास अपना फंड रखा हुआ है, ठीक है। अब हालांकि वो देना इंडिया को ही है, बट वो आरबीआई के पास रखा हो। और कोई भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो या डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूटीओ हो, वो हमेशा आरबीआई के पास ही अपना फंड्स रखते हैं, वो कभी किसी दूसरे को नहीं देंगे। या दूसरे भी कंट्री में जो वहाँ का जो अपेक्स बॉडी होगी बैंक्स की या जो भी सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है, उसी को वो पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है, तो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं हमारे मनी सर्कुलेशन में, ठीक है। तो शायद आपको ये सब में सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब क्या है, ठीक है। तो और रिजर्व बेस इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये आरबीआई के हाथ में है, ये दोनों चीज़ें, ये इसको कभी भी किसी भी टाइम पर स्टिमुलेट कर सकते हैं, करेंसी छापेंगे और वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आरबीआई के हाथ में होने की वजह से इसको रिजर्व बेस बोला गया है। नैरो मनी, करेंसी विद पब्लिक, सेम यही, करेंसी विद पब्लिक सेम थिंग। नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। देखिए नेट डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला गया है, मान के चलिए एसबीआई के पास 1 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है, ये गए बीओबी के पास, इनको पैसे की जरूरत थी, इन्होंने इसमें से 60,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दिए। और उस टाइम आरबीआई ने डेटा मांगा कि हमें मनी सर्कुलेशन के लिए या फिर मनी सप्लाई का हमें डेटा चाहिए, तो आप बताइए आपके पास कितना रखा हुआ है डेटा। अब एसबीआई बोलेगा कि भाई मेरे पास जो डिपॉजिट है वो तो 1 लाख करोड़ का है, और बीओबी बोलेगा कि मेरे पास भी डिपॉजिट है 60,000 करोड़ का। तो यहाँ क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। हालांकि पैसा ये टोटल 1 लाख करोड़ ही है, लेकिन वो 1.6 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए यहाँ से नेट बोला गया है कि भाई 1 लाख करोड़ तो आपके पास है ही है, 60,000 आपने यहाँ दे दिया, ठीक है, तो ये आपका केवल 40,000 ही गिना जाएगा, ये आपका 1 लाख नहीं गिना जाएगा। जब बीओबी देगा तो इस 60,000 को ऐड करके आरबीआई को प्रोवाइड कराएगा, तो इन दोनों का मिला के वो 1 लाख करोड़ होगा। अदरवाइज वो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी और
गलत डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा और गलत पॉलिसीज बनेंगी उससे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम बोला गया है। और सेम अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो कि हैं हमारे 3 तरीके के डिपॉजिट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब M2 की बात करते हैं हम लोग। M2 है सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। पोस्ट ऑफिस में जो भी सेविंग डिपॉजिट रखा हुआ है उसको आप नैरो मनी के साथ में ऐड कर दीजिए। M1 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं, ठीक है। नैरो मनी के साथ ऐड कर दीजिए, इट विल बी M2। M3 इसको ब्रॉड मनी बोला गया है। आप ये टर्म्स बड़े ध्यान रखिए, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। रिजर्व बेस क्या होता है, नैरो मनी किसको बोलते हैं, ब्रॉड मनी क्या होता है। तो ब्रॉड मनी में अगर हम M1 नैरो मनी के साथ में टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम को अगर ऐड कर दे, टाइम डिपॉजिट मींस FDR, FD, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ जैसे म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि टर्म डिपॉजिट में है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स है, तो उनको ऐड किया गया है। उसके अलावा M4 क्या है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC। देखिए इसमें NSC को क्यों एक्सक्लूड किया गया, देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या किसान विकास पत्र, वो एक तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं ये, और इनकी जो वैल्यू होती है वो ये तो 5 ईयर्स के लगभग का होता है, ये 10 ईयर्स होता है, ठीक है। अगर इनकी इतनी वैल्यू है तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसको इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो मैं आपको ऑलरेडी एक बार वापस से बता देता हूँ। M0 में आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट, जो मैंने यहाँ बताए हैं आपको। अदर डिपॉजिट में कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं। नैरो मनी होती है आपकी M1, जिसमें करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स। M2 की हम बात करें तो नैरो मनी के साथ में आप सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस आप ऐड कर दीजिए, आपको M2 आ जाएगा। ब्रॉड मनी की अगर हम बात करें, इसकी लिक्विडिटी कंपैरेटिवली नैरो मनी रिजर्व मनी की जो कंपैरिजन होता है उसमें कम होता है। तो इसमें M1 नैरो मनी जो है उसके साथ में टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऐड कर दीजिए, ब्रॉड मनी आपके पास आ जाएगी। इंडिया में बेसिकली M1 और M3 यूज होते हैं, M2 M4 बहुत कम यूज होते हैं, ओके। तो M4 के लिए अगर हम बोले तो इसमें आएगा M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको मनी सप्लाई एग्रीगेटर्स में किसी भी तरह का कोई भी इशू आएगा। अगर आपको इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिखिए, मैं आपकी क्वेरीज को आंसर वहाँ करूँगा। थैंक यू सो मच।